तू अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला। निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। मेरे भाई, मैं एक बात को और बता दूं आपको, ये सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। जो भी पहला वीडियो ये देख रहे हैं उनके लिए नया हो सकता है मेरे भाई, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हम लोग कौन सा सीरीज कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के पूछे गए कुल 53 शिफ्ट हम लोग देख रहे हैं और बहुत जल्द हमारा 53 शिफ्ट कंप्लीट होने वाला है। तो जो भी नए हैं चैनल पे जाकर 1 नंबर से देख लीजिएगा पूरा का पूरा वीडियो एग्जाम से पहले, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ है उसमें बच्चों ने बताया, मैंने वोटिंग करवाया, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, उसमें बच्चों का 90% था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है और इतना कम समय में मात्र स्टडी पॉइंट 11 ही ऐसा है जो आपको कराया है। 5 से 6-7 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाता है एक एक पेपर, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। और वीडियो हेल्पफुल है भाई तो लाइक करना है और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के बीच कर देना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए किस संगठन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी हाल ही में निधन भी हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया, यूनिसेफ के साथ आयुष्मान खुराना के सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान खुराना जुड़े यूनिसेफ से बाल अधिकारों और कल्याण का समर्थन करना इनका उद्देश्य, याद रखिएगा। बाल अधिकारों और कल्याण का समर्थन करना आयुष्मान खुराना के सहयोग है, मुख्य उद्देश्य है यूनिसेफ से जुड़ने का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दीपिका पल्लिकल एक हैं तो स्क्वैश खिलाड़ी है, याद रखिएगा। रिपीटेड प्रश्न है भाई। दीपिका पल्लिकल कौन सा खेल खेलती है? तो स्क्वैश खेलती है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है? तो 91.3% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिजोरम का साक्षरता दर है, याद रखिएगा 91.3%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो महाराष्ट्र का नृत्य लोक नृत्य कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेझिम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा या पेपर में जब आएगा तो लेझिम आपका राइट आंसर होगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, छऊ कहाँ का है तुम ही बताओगे? मुनारी और पैनका, ये 3 के 3 नृत्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ढूंढ लो भाई, गूगल कर लो, किताब में है, किताब में ढूंढ लो, लेकिन बताना तो पड़ेगा छऊ, मुनारी और पैनका किस राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया, रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीता? तो सौराष्ट्र जीत चुका है 2022-23 का रणजी ट्रॉफी। 2024 का रणजी ट्रॉफी किस देश ने जीता? करंट आप लोग पढ़ते हो या फिर लास्ट 6 मंथ का जो वीडियो अपलोड कराया गया चैनल पे, उसको अगर आप लोग देखे होंगे तो इस प्रश्न का आराम से उत्तर कीजिएगा। 2024 का रणजी कौन जीता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा आयात प्रतिस्थापन। याद रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित कौन करेगा? आयात प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, फिर से पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछा गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गॉडगिल फार्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था। इसका करेक्ट आंसर होगा जनसंख्या पर एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था। गॉडगिल फार्मूला था चौथी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के अनुसार भू स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रम आई गोट
प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हैं। तो कर्मयोगी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या भरा जाएगा? कर्मयोगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई रहा 2024 के लिए यह प्रश्न, बार बार देखने को मिला है। कम से कम 3 शिफ्ट में तो हूबहू प्रश्न पूछा गया, मोजार्ट ऑफ मद्रास किसको कहा जाता है? तो ए.आर. रहमान को बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। मोजार्ट ऑफ मद्रास ए.आर. रहमान को जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो भारत सरकार का यह एक कार्यक्रम है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिन, याद रखना भाई, पेपर में पूछा जाएगा, 100 दिन का वेतन रोजगार प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई कथकली किस राज्य का नृत्य, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। और इसका सही उत्तर होगा मदाउर वासुदेवन नायर। रिपीटेड प्रश्न है भाई, 2023 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया, 2025 में भी कहीं ना कहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो कथकली से संबंधित है मदाउर वासुदेवन नायर। आपको बताना है कथकली किस राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, खो खो का भी वर्ल्ड कप भी हुआ था, याद रखेंगे। तो एक मैच के दौरान मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कुल 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, ठीक है। और दोनों टीम का मिला के 18 खिलाड़ी हो जाएंगे। हालांकि पेपर में एक टीम का ही पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध था? तो अशोक प्रसिद्ध था, जो कि एक मौर्य सम्राट था। शिलालेख और स्तंभ के लिए यह फेमस था। अगला प्रश्न देखते हैं, आय की असमानताओं को कम करने के लिए प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा निदेशक सिद्धांत। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत किया गया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है ये राज्यपाल में निहित होती है, याद रखेंगे। राज्यपाल का आर्टिकल कोई बताएगा? राज्यपाल का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ के कण क्या होते हैं? तो देखो मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा गति करना बंद कर देते हैं। परम शून्य ताप पर पदार्थ के कण क्या होते हैं? गति करना बंद कर देते हैं। परम शून्य ताप किसको बोलते हैं? तो 0 केल्विन को बोल सकते हो या -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप बोला जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? रिपीट प्रश्न है भाई, जो भी 1 नंबर वीडियो से देख रहे हैं आप उनके लिए आसान प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निवेश। किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को निवेश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, अमोंग मोंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में मनाया जाता है यह फेस्टिवल। अमोंग मोंग पर्व कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ये सारे आपको फैक्ट याद रखना है। अमोंग मोंग पर्व भी याद रखिएगा, नागालैंड में मनाया जाता है। पेपर में आपका सवाल बन चुका है। तो इसी के साथ हमारा 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। वीडियो तो बहुत हेल्पफुल है भाई, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बच्चों को मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 90% प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी करेंट अफेयर्स को छोड़कर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2023 और 2024 को मिलाकर। तो 2023 का भी 76 शिफ्ट का पेपर कराया जा चुका है और 53 शिफ्ट कंप्लीट होने वाला है आपका 2024 वाला भी। फटाफट अगर समय है आपके पेपर में तो आप देख सकते हैं, ठीक है, और फ़ायदा उठा सकते हैं अंतिम समय में।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।